स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुभम क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने ठोस के दोष के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, राइट। सो हम लोग देख चुके थे कि ठोस में मेनली दो प्रकार के दोष होते थे। एक आयनिक, दूसरा बिंदु दोष या अनायनिक या परमाणुविक या और इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था कि इलेक्ट्रॉनिक या आयनिक और अनायनिक यानी बिंदु दोष की जो बेसिक डिफरेंसेस है वो क्या है, कैसे जानेंगे हम लोग कि कौन सा हमारा दोष है हमारे ठोस में। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, आयनिक यौगिक में दोष या त्रुटियां। ठीक है, और दूसरा भी जो हमारा बिंदु दोष है उसमें भी जो प्रकार है उसके वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रकार, आइए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहला प्रकार है आयनिक यौगिक में जो दोष पाया जाता है उसमें दो प्रकार हैं। ठीक है, बेसिकली दो प्रकार हैं। वो कौन कौन से हैं? एक स्टोइकियोमेट्री दोष और दूसरा है अस्टोइकियोमेट्री दोष। ठीक है, नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष या स्टोइकियोमेट्री दोष। तो आप देख लेते हैं कि स्टोइकियोमेट्री दोष है क्या। ठीक है, तो देखिए, जब आयनिक यौगिक में धनायन मीन्स इसको इंग्लिश में कटायन बोलते हैं। ठीक है, जिसके ऐसा आयन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे आयन को क्या कहते हैं? धनायन। तो जब आयनिक यौगिक में धन आयन व ऋणायनों का अनुपात उनके मूलानुपाती सूत्र के अनुसार होता है। ठीक है, क्या मतलब है इसका? इसमें कह रहा है कि जो कटायन यानी धनायन है वह ऋणायन यानी अनायन जिस पर नेगेटिव है, जैसे कि सोडियम प्लस जो है ये क्या है? धनायन है। क्यों? इस पे सोडियम पर कौन सा चार्ज है? धन है, इसलिए इसका नाम हो गया धनायन। और Cl माइनस सपोज है तो ये क्या हो गया? ऋणायन हो गया। ठीक है, तो जब आयनिक यौगिक में धनायन व ऋणायन का अनुपात जो है, जिस रेशियो में ये लोग जो आयन है प्रोड्यूस हुए वो उनके मूलानुपाती सूत्र, मतलब जो उनका सूत्र है, जो उनका फॉर्मूला है उसके अनुसार होता है, तब इसे क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्री दोष कहते हैं। जैसे कि अगर NaCl है तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक Na है और एक Cl है, यानी कि इनका जो अनुपात हुआ वो क्या हुआ? 1:1 हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर ऐसा जो हमारा ठोस है, जो NaCl का जो स्ट्रक्चर होगा, लैटिस होगा, क्रिस्टल होगा, उसमें से अगर एक धनायन और एक ऋणायन मिसिंग है, गायब है, तब कौन सा ये हमारा कौन सा दोष पाया जाएगा? इसमें कहा जाएगा इसको स्टोइकियोमेट्री दोष। अब आप जैसे कि हमने देखा कि आयनिक में दो पार्ट हुआ, एक स्टोइकियोमेट्री और दूसरा नॉन स्टोइकियोमेट्री, राइट। तो अभी स्टोइकियोमेट्री दोष के दो प्रकार है, एक कौन सा? शॉर्टकी, दूसरा है फ्रैंकल। ठीक है, तो शॉर्टकी और जो फ्रैंकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि क्या है शॉर्टकी दोष। ठीक है, तो क्या जैसे कि हमने समझ लिया कि यहाँ स्टोइकियोमेट्री में क्या होने वाला है, धनायन और ऋणायन की संख्या जो होने वाली है, वो अनुपात जो होने वाला है वो फिक्स, मतलब वो सेम रहने वाला है जो उनके फॉर्मूला में रहता है। अब हम इसमें देखेंगे, इसी के अकॉर्डिंग दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है शॉर्टकी में लिखा है कि इसमें धनायनों व ऋणायनों का आकार लगभग समान होता है। क्या? किस पे ध्यान देना है? आकार पर। ठीक है, तो अब तक हमने देखा कि स्टोइकियोमेट्री में क्या होता है, जो मूलानुपाती सूत्र होता है उसके अनुसार धनायन और ऋणायन का अनुपात होता है। और यहाँ पर एक चीज और क्या आ गई? आकार जो होता है धनायन और ऋणायन का वो अप्रोक्सीमेटली लगभग समान होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है, इन दोनों का जो आकार है वो लगभग आसपास होगा। ठीक है, एकदम समान तो नहीं होगा लेकिन लगभग आसपास कहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या पॉइंट है कि इसमें आयन क्रिस्टल जालक से निकल जाते हैं। क्या होता है इसमें? आयन क्रिस्टल जालक से निकल जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। हमने जो क्रिस्टल पढ़ा, जो हमने यूनिट सेल पढ़ा, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। तो देखिए कि ये हमारा क्रिस्टल है। ठीक है, यूनिट सेल है। ठीक है, अब यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट कॉर्नर्स पे रहता है। ठीक है, सिंपल की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो क्या होता है, लैटिस पॉइंट पर आपको आयंस मिलने वाले हैं, राइट।
तो क्या होता है, जैसे कि सपोज यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl, और अगर आप आगे पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट को डिटेल में तो आपको जानने मिलेगा कि जो लैटिस पॉइंट रहता है उस पर क्या होता है, उस पर अनायन स्थापित रहता है, ठीक है। और जो वॉइड्स होते हैं, मतलब कि बीच बीच में आपको जगह ही मिलती है, जो जैसे कि ये Cl है, ये Cl है, तो बीच में यहाँ पर थोड़ी सी जगह रहती है, उसमें जाके बैठता है हमारा क्या, कटायन यानी धन आयन। तो क्या होता है, जो हमारा सोडियम आयन होता है वो इस क्रिस्टल के बीच में रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, सपोज इस लैटिस पॉइंट से ये Cl आयन जो है वो मिसिंग है, ठीक है। तो क्या कहेंगे इसको कि ये क्रिस्टल लैटिस से ये बाहर हो गया, ठीक है। Cl आयन क्या हो गया, बाहर हो गया। अगर ये वाला जो पॉइंट है, ये लैटिस पॉइंट जो ये जालक बिंदु, अगर यहाँ से Cl आयन हटा दिया जाए तो इसको क्या कहा जाएगा कि क्रिस्टल लैटिस है, यानी जो हमारा जालक है उससे ये आयन क्या हो गया, बाहर हो गया। तो ये यहीं पर लिखा है, यहाँ पर यही लिखा है कि इसमें आयन क्रिस्टल जालक से निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट क्या लिखा है, इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, ठीक है। तो अब ये समझने की बात है कैसे घट जाता है। तो मैंने आपको जब सबसे पहली लेक्चर में, सबसे पहली वीडियो में आपको हमने घनत्व समझाया था, तो घनत्व क्या था मैं आपको बताती हूँ फिर से एक बारी वही डायग्राम लेके, ठीक है। तो सपोज कि ये एक सॉलिड है, ठीक है, ठीक है। सब इसमें जो अणु हैं, अवयवी अणु हैं, ये सारे पास पास हैं, ठीक है। तो ये सॉलिड है। अब क्या है कि घनत्व क्या होता है, हमने देखा था कि एक फिक्स एरिया में अगर जितने हमारे अणु हैं, अवयवी अणु हैं, वो उसके घनत्व को डिसाइड करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से देखिए, अगर ये अणु यहाँ से निकल जाता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जगह रह जाएगी, ठीक है। और घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो मास बटे आयतन होता है, ठीक है। मास मतलब वेट या आयतन, ठीक है। मास अपॉन वॉल्यूम होता है, राइट। तो क्या होता है, जैसे ही एक अणु निकलेगा, ठीक है, अब इस अणु का क्या होगा, कुछ तो वेट होगा, इसका कुछ तो भार होगा। तो क्या होता है, ये भार जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। अगर ये एक अणु या दो अणु मिसिंग हो गए तो क्या होगा, भार जो रहेगा वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये वैल्यू, मास की वैल्यू कम हो जाएगी। और मास की वैल्यू कम है और आयतन तो फिक्स रहेगा, तो क्या होगा, ये पूरा रेशियो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, और नीचे की वैल्यू वही है। तो जैसे कि 4/6 था, 4/4 है सपोज, ठीक है। तो क्या है, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। अगर ये 4 का घट के 2/4 हो जाता है, 2/4, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, ठीक है। 1/2 मतलब 0.5 यानी हाफ हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1 से घनत्व घट के कितना हो गया, 0.5। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि जैसे जैसे अणु निकलेंगे वैसे वैसे घनत्व क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि घनत्व कैसे घट रहा है, ठीक है। चौथा पॉइंट जो है वो है कि यह एक रिक्तिका दोष है। कैसे रिक्तिका दोष है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि क्रिस्टल जालक से आयन निकल जाता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, कोई चीज़ अगर अपने जगह को छोड़ देगी तो वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ रिक्त स्थान हो जाएगा, और इसीलिए इस दोष को क्या कहेंगे, रिक्तिका दोष कहेंगे। इसके यहीं पर लिखा हुआ है, अर्थात इसमें समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन अपनी सामान्य जालक स्थितियों से विलुप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका बिल्कुल आसान है ये समझना, मैंने एक पॉइंट के लिए एक्सप्लेन कर दिया है। और ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड और AgBr आदि क्या है, शॉटकी दोष इसमें पाया जाता है, ठीक है। अब फ्रैंकल दोष देख लीजिए। फ्रैंकल दोष क्या होता है, इसमें धनायनों का आकार, आप इसको कंपेयर करते करते चलिए, ठीक है। शॉटकी में हमने देखा कि आकार, धनायनों और ऋणायनों का आकार जो होता है वो लगभग समान होता है, जबकि फ्रैंकल दोष में क्या होता है, धनायनों का आकार क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो एक डिफरेंस तो हमें यही मिल गया। तो उसमें क्या देखना है कि धनायनों का जो आकार होगा फ्रैंकल दोष में वो ऋणायनों के आकार से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसको जैसे इसमें एग्जाम्पल देखिए, जिंक सल्फाइड है, ठीक है। जिंक सल्फाइड, तो जिंक जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है, छोटे साइज का रहेगा, और जो सल्फर का हमारा आयन रहेगा वो बड़े साइज का रहेगा, ठीक है। तो इसमें आकार जो रहेगा अलग रहेगा, क्या होगा, धनायनों का आकार छोटा होगा।
दूसरा पॉइंट है कि इसमें आयन अंतरकाश में चले जाते हैं। ठीक है, अब अंतरकाश क्या होता है ये समझना पड़ेगा हमें। तो देखिए सपोज कि ये एक सॉलिड है, ठीक है, अब फिर से मैं वही स्ट्रक्चर सॉलिड का बनाने वाली हूँ और इस बार थोड़ा सा बड़ा बनाने वाली हूँ आपको थोड़ा समझाने के लिए। ठीक है, अंतरकाश क्या होता है, इस प्रकार से पूरा अरेंजमेंट चलने वाला है। ठीक है, अभी क्या होगा, ऐसे ही सारे अरेंजमेंट चलेंगे। ठीक है, अब अंतरकाश क्या होता है, जैसे कि देखिए दो अणु हैं हमारे, दो अणुओं के बीच में ऐसे देखा जाए यहाँ पर तो कोई जगह नहीं है, लेकिन ये जगह खाली है और ये जगह खाली है, तो इस जगह को क्या कहते हैं, अंतरकाश। तो मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ और आपको देखने में आसानी होगा कि देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये जो जगह है और ये जो जगह, इसको क्या कहते हैं, अंतरकाश। यहाँ आपको दिख पा रहा होगा कि यहाँ पर कुछ खाली जगह, यहाँ तो अणु है नहीं, तो इसी जगह को क्या कहते हैं, अंतरकाश जगह, अंतरकाश कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि क्या है इसमें आयन, जो सेकंड पॉइंट है इसमें लिखा है, इसमें आयन अंतरकाश में चले जाते हैं। अंतरकाश समझ आ गया होगा आप लोग को। तो क्या होता है, क्योंकि छोटे साइज के होते हैं धन आयन और इसी वजह से क्या होते हैं, वो अंतरकाश में चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, वो है इसमें क्रिस्टल का घनत्व नहीं बदलता है। अच्छा, इसमें क्रिस्टल का घनत्व नहीं बदलता है। घनत्व तो आपको पता है कि क्या होता है, अब बदलता क्यों नहीं है वो समझने की बात है। तो जैसे कि हमने देखा है कि इसमें क्या है, जो हमारा शॉटकी दोष था, इसमें क्या हमने देखा था कि इसमें क्रिस्टल को छोड़ के चले जाते थे आयन, और इसमें क्या है, इसमें क्रिस्टल को छोड़ के नहीं जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये अगर जो हमारा क्रिस्टल है सपोज इस प्रकार से है, तो ये हमारा यूनिट सेल एक है। ठीक है, इसी तरह से और एक रहेगा, राइट, इसी तरह से और बहुत सारे रहेंगे। तो क्या होगा, यहाँ से जो क्रिस्टल, जो हमारा अब यही कण है, ठीक है, वो क्या करता है, ये पूरा सपोज करिए कि ये पूरा क्रिस्टल है, इधर भी, ऊपर नीचे हर तरफ ही हमारा यूनिट सेल है। तो क्या होता है, इसमें जालक छोड़ के वो बाहर नहीं चला जाता, वो जालक छोड़ के कहाँ चला जाता है, अंतरकाश जो जगह है, जो इंटरस्टिशियल गैप है, जो दो अणुओं के बीच में जो गैप बन रहा है उसके अंदर चला जाता है, लैटिस छोड़ता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक भी अणुओं का लॉस नहीं हो रहा है। जब अणुओं का लॉस नहीं हो रहा है तो मास अपॉन वॉल्यूम वाला जो हमारा फॉर्मूला है उसमें क्या होगा ना, मास चेंज होगा, वॉल्यूम तो वैसे ही फिक्स है, मास मतलब भार। तो जब अणु फिक्स हैं, अणु जो है वो वहीं पर है, बस क्या हुआ, पोजीशन अलग हो गई है। ठीक है, तो क्या हुआ है, मास तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा और वॉल्यूम तो फिक्स रहने वाला है, क्योंकि जो हमारा लैटिस रहता है, हमारा जो क्रिस्टल जालक है वो तो फिक्स वॉल्यूम रहता है उसका, तो वो भी चेंज नहीं होने वाला। इसका मतलब क्या है, घनत्व हमारा नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो इसके लिए थर्ड पॉइंट ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह अंतरकाशी दोष है। इसका क्या नाम होगा, अंतरकाशी। क्यों, क्योंकि इसमें जो आयन है, जो हमारा धन आयन है, वो अंतरकाश में चले जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अंतरकाशी दोष। इसका मतलब भी लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें आयन अपनी सामान्य जालक स्थिति को त्याग कर अंतरकाश में स्थान ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इम्पॉर्टेंट डिफरेंस कह लीजिए या डेफिनेशन कह लीजिए, शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष। और फ्रैंकल दोष कौन कौन से क्रिस्टल में पाया जाता है, कौन कौन से कंपाउंड में, वो है हमारा AgCl, ZnS, AgBr। ठीक है, अब AgBr एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें शॉटकी दोष भी मिलता है और फ्रैंकल दोष भी मिलता है। ठीक है, तो एक ये एक्सेप्शन है, इसको आपको ध्यान रखना है और इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले वो है नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष, जो कि हमारा दूसरा प्रकार है। ठीक है, नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष आपको ठीक से दिख रहा होगा, यस। तो अभी क्या है, इसमें नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष का मतलब ही ये नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें जो धनायन और ऋणायन की जो संख्याएं रहेंगी वो मूलानुपाती सूत्र के समान नहीं होंगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो उनका जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग नहीं रहेगा, इसमें अलग अलग रहेगी धनायन और ऋणायनों की संख्या, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। ठीक है, अब ये दो प्रकार के होते हैं, धनायनिक और ऋणायनिक। बिल्कुल आसान है, धनायनिक क्या होगा, धनायनिक क्यों बनता है
अगर कोई ऋणायन का निकाशन हो जाए, अगर कोई ऋणायन चला जाए तो उसकी वजह से कंपाउंड पे मतलब जो हमारा पार्ट बचता है उस पर कौन सा चार्ज आएगा, उस पर धन चार्ज आएगा, राइट। तो इसीलिए इसको कहेंगे धनायनिक। तो दो वजह से बन सकता है, एक तो धनायन का प्रवेश हो जाए और दूसरा ऋणायन का निकाशन हो जाए। जैसे कि समझिए ये NaCl है, ठीक है, ये अभी न्यूट्रल है, ठीक है। अगर इसमें से ऋणायन चला जाए, ठीक है, तो क्या होगा, Cl अगर चला जाए तो इस पर बचे हुए पार्ट पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, Na+, यानी धनायन का चार्ज, धन आ जाएगा चार्ज, राइट। और इसको क्या कहेंगे, धनायन। और दूसरा चीज क्या हो सकता है, अगर ये वाटर है, H2O है, ठीक है, अगर इसमें हम H+ ले आ दे, ये क्या है, धनायन है, तो ये क्या बन जाता है, H3O+, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, टोटल ये हो गया धनायन, राइट। तो दो वजह से बन सकता है, एक तो ऋणायन चला जाए, Cl- चला गया, यहाँ से ऋणायन है वो, तो एक ऋणायन चला जाए, और दूसरा क्या है कि धनायन आ जाए, बस यही यहाँ पर लिखा हुआ है। दो प्रकार के होते हैं धनायनिक, एक तो ऋणायन का निकाशन की वजह से होते हैं और दूसरा होता है धनायन का प्रवेश। इसी प्रकार से ऋणायनिक भी है, ऋणायन का प्रवेश हो जाता है या धनायन का निकाशन हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट है वो ठोसों के गुण। हमने ठोस पढ़ा, ठोस के प्रकार पढ़े, ठोसों में डोज पढ़ा। अब हम लोग ठोस में के जो गुण होते हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो ठोस में दो तरीके के गुण होते हैं, एक तो विद्युतीय और दूसरा है चुंबकीय, ठीक है। दो प्रकार के गुण होते हैं, एक विद्युतीय और दूसरा चुंबकीय। अब विद्युतीय गुण क्या है देख लीजिए 1 मिनट के लिए। विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर ठोसों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। क्या होता है, विद्युतीय गुण का मतलब है कंडक्टिविटी। कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिसमें धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। धारा का प्रवाह मतलब करंट फ्लो करता है, और करंट फ्लो होने की वजह से उनको हम कहते हैं चालक, ठीक है, यानी कंडक्टर्स। तो वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं, ठीक है। इनकी चालकता का मान यानी इनकी कंडक्टिविटी का जो वैल्यू है वो होता है 10⁴ से लेकर 10⁷ के रेंज में। 10⁴ 10 से 10⁷ पर ओम पर मीटर, ये उसका यूनिट है, ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, ये चालक के बारे में हो गया। चालक का दो चीजें याद रखनी है कि वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का चालन करता है, जो वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का चालन होता है उसको क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। और उसका जो मान होता है, चालकता का जो मान होता है वो 10⁴ से लेके 10⁷ पर ओम पर मीटर में होता है, ठीक है। अब दूसरा हमारा ये धात्विक व विद्युत अपघटनी के 2 प्रकार होते हैं। अब इसमें क्या है, ये धात्विक व विद्युत अपघटनी के अब 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक कुचालक और दूसरा है अर्धचालक, ठीक है। अब कुचालक क्या होता है, या आप समझ लीजिए कि जो हमारे 3 प्रकार है ना, तीन मेन श्रेणियां हैं जो, ठीक है, वो ही ये चालक, कुचालक और अर्धचालक है। तो चालक हमने समझ लिया, अब आपको चालक देख लीजिए। तो वे पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते हैं, ठीक है, वे पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते हैं उसको क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं, उसको कुचालक कहते हैं। और इनकी चालकता का जो मान होता है वो देखिए बहुत कम है, 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻⁻10 के रेंज में है। तो ये बहुत ही कम है, इसकी वजह से ही ये क्या करते हैं, ये करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं। जैसे प्लास्टिक हुआ, ये लकड़ी हुआ, ये कुचालक की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, रेंज क्या हो गया, 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 पर ओम पर मीटर के रेंज में रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, ठीक है। अर्धचालक क्या होते हैं, अर्धचालक वे ठोस होते हैं जिनकी मतलब जो दोनों तरीके से बिहेव कर सकते हैं। कभी वो कुचालक होते हैं, बन सकते हैं, और कभी वो चालक हो सकते हैं, थोड़े से चेंज करने की वजह से। जैसे कि हम इसमें क्या करते हैं, अर्धचालक सब्सटेंस लेके उसमें हम लोग कुछ डोपिंग कर देते हैं, मतलब हम लोग कुछ इम्प्योरिटीज मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से उनमें
चेंज आ जाता है, कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है, और जिसकी वजह से वो हो जाते हैं चालक, ठीक है। मतलब बहुत हाई कंडक्टिविटी तो नहीं करने वाले हैं वो, लेकिन अगर कम रेंज के कंडक्टिविटी की ज़रूरत है तो अर्धचालक जो है हमारा काम आता है। इसको अर्धचालक को हम लोग इंग्लिश में सेमी कंडक्टर्स बोलते हैं, और इसका आजकल यूज़ बहुत होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, ठीक है। तो इसकी जो चालकता की जो रेंज होती है वो 10⁻⁻6 से 10⁻4 होती है, ठीक है। 10⁻6 से 10⁻4 पर ओम पर मीटर के रेंज में होती है, ठीक है। और अर्धचालक जो है वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक तो नॉज अर्धचालक और दूसरा अशुद्ध अर्धचालक, ठीक है। अशुद्ध के भी अलग से दो प्रकार होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। तो ये सब डिटेल में आपको आपकी बुक में मिल जाएगा। अगर आपको बहुत डिटेल में चाहिए तो ये जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, वो हमने कवर कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।